मोटरसाइकिल की जो आरसी होती है वो मूल्यवान प्रतिभूति है, लेकिन मोटरसाइकिल जो नंबर प्लेट है वो एक दस्तावेज है। जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया या SC/ST एक्ट हो गया, ये क्या विशिष्ट विषय है। ये महंगी मोटरसाइकिल को ये मुझे 20,000 रुपए में क्यों दे रहा है, हो सकता है ये चोरी की हो। इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी उसे माना गया है जिस किसी कंपनी में सरकार का कम से कम 51% शेयर हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझेंगे BNS की धारा 2 का सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत उपधारा 28 से लेकर के उपधारा 39 तक पढ़ाया जाएगा। तो आइए समझते हैं। उपधारा 28 लोक सेवक, इसमें लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लोक सेवक किस किस को कहा जाएगा, तो इसका पहला पॉइंट है भारत की सेना। भारत की सेना के अंतर्गत नौसेना, वायुसेना और प्रत्येक आयुक्त या अधिकारी, इनको लोक सेवक माना गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक न्यायाधीश, तो प्रत्येक न्यायाधीश क्या है, लोक सेवक हैं। नेक्स्ट है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय में जो भी कार्यरत है वो प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आते हैं। नेक्स्ट है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, मतलब ये क्या है, जूरी का जो सदस्य होता है उसको भी क्या माना गया है, लोक सेवक माना गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उससे रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उसको भी लोक सेवक माना गया है। पररोध करने या रखने के लिए सशक्त व्यक्ति, अब पररोध करने के लिए, रखने के लिए कौन, अगर मान लो किसी आम आदमी ने किसी को पररोध में कर लिया तो उसने तो अपराध कर दिया, लेकिन इसके लिए क्या दिया गया है, कोई सशक्त व्यक्ति। सशक्त व्यक्ति कौन हो सकता है, जैसे जेल अधीक्षक हो सकते हैं। क्या है, अपराध का निवारण करने वाला या लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने वाला प्रत्येक अधिकारी, तो अपराध का निवारण करने में सबसे ज्यादा पुलिस लगी होती है, तो वो है, या लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने वाला प्रत्येक अधिकारी, वो भी क्या है, लोक सेवक है। सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण, व्यय, सर्वेक्षण, निर्धारण, संविदा और आदेश का निष्पादन, धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले मामलों में अन्वेषण या रिपोर्ट करने वाला प्रत्येक अधिकारी, इसको भी क्या माना गया है, लोक सेवक। किसकी ओर से, सरकार की ओर से। नेक्स्ट क्या है, ग्राम, नगर या जिला में सशक्त प्रत्येक अधिकारी जो पंथ निरपेक्ष प्रयोजन के लिए, शब्द क्या यूज हुआ है, पंथ निरपेक्ष प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे या उसके दस्तावेज बनाए, तो उसको भी लोक सेवक माना गया। पंथ निरपेक्ष प्रयोजन के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे एक मस्जिद पे एक मुतवल्ली नियुक्त होता है, उसको भी मस्जिद का जिम्मा सौंपा जाता है, उसको क्या लोक सेवक नहीं माना गया है। ये क्या है, पंथ निरपेक्ष प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, उसको माना गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षण करने, संचालित करने हेतु सशक्त प्रत्येक अधिकारी को, इसको क्या है, जो चुनाव संबंधी जो भी अधिकारी है उसको लोक सेवक कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो, प्रत्येक व्यक्ति जो के अंतर्गत कौन कौन से हैं, सरकार की सेवा के लिए वेतन, फीस, कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, उसको क्या है, लोक सेवक माना गया है। नेक्स्ट है साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की, यहां तक पढ़ेंगे, यहां तक मतलब कि या तो केंद्रीय किसी अधिनियम के द्वारा या राज्य अधिनियम के द्वारा किसी को लोक सेवक अगर बनाया गया है तो उसको लोक सेवक कहा गया है। और इसके अलावा साधारण खंड अधिनियम 1897 की जो धारा 3 है, इसमें क्या है, जो नगर निगम वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत जो भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनको क्या माना गया है, लोक सेवक माना गया है। नेक्स्ट आ गया, अथवा के अलावा या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, तो जो सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो उसको क्या माना गया, लोक सेवक माना गया है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 2 का खंड 45 है,
इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी उसे माना गया है जिस किसी कंपनी में सरकार का कम से कम 51% शेयर हो। अगर 51% से शेयर कम है तो उसे सरकारी कंपनी नहीं माना गया है। 51% या उससे अधिक शेयर होना चाहिए। अब परिभाषा आ जाती है विश्वास करने का कारण। उपधारा 29 में है, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता हो। पर्याप्त हेतुक शब्द है, अन्यथा नहीं। ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल लेके आता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है और उस मोटरसाइकिल को वो व्यक्ति उसको बेचता है 20,000 रुपए में, लेकिन उसको खरीदने वाले व्यक्ति को यह नहीं पता है कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है, परंतु वो ये विश्वास कर सकता है। उस पर विश्वास करने का कारण है कि इतनी महंगी मोटरसाइकिल को ये मुझे 20,000 रुपए में क्यों दे रहा है, हो सकता है ये चोरी की हो। उसके पास में ऐसा हेतुक है, उसका कारण है विश्वास करने का, तो उसको क्या कहा गया है? विश्वास करने का कारण। नेक्स्ट आ गया उपधारा 30 विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है? वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। विशिष्ट विषय से मतलब है जैसे कि पोक्सो एक्ट हो गया या SC/ST एक्ट हो गया, ये क्या है? विशिष्ट विषय है एक, तो उसका जो भी एक्ट है उसे क्या कहा गया है? विशेष विधि कहा गया है। उपधारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूति है। ऐसा कोई दस्तावेज, दस्तावेज अलग होता है, मूल्यवान प्रतिभूति अलग होती है। प्रत्येक दस्तावेज प्रत्येक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज होती है। ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित होता हो, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित या निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अब स्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। इसका मतलब यह है मूल्यवान प्रतिभूति जो होती है ये विधिक अधिकार का सृजन करती है, एक व्यक्ति को एक अधिकार देती है। जैसे कि बैनामा हो गया। बैनामा क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि वो एक अधिकार देता है कि उक्त जमीन उस व्यक्ति की है, ऐसे अधिकार देता है। और बैनामा से एक दूसरे को संपत्ति क्या की जा सकती है? अंतरित की जा सकती है, दूसरे व्यक्ति को बेची जा सकती है बैनामा के जरिए। जमीन तो उठ के जाती नहीं है तहसील में, लेकिन रजिस्ट्री कैसे होती है? वहां पर उन डॉक्यूमेंट में होती है। वो जो बैनामा है वो मूल्यवान प्रतिभूति है, एक अधिकार का सृजन करता है। जैसे मोटरसाइकिल की आरसी, मोटरसाइकिल की जो आरसी होती है वो मूल्यवान प्रतिभूति है, लेकिन मोटरसाइकिल जो नंबर प्लेट है वो एक दस्तावेज है। उपधारा 32 में जलयान की परिभाषा है, ऐसी कोई चीज जो मानव के या संपत्ति के जल प्रवहन के लिए बनाई गई है। तो ये क्या है? शिप हो सकता है कोई भी, या कोई भी नाव हो सकती है जो जल प्रवहन के लिए बनाई गई, उसे जलयान कहेंगे। अब नेक्स्ट आ गया स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिससे स्वेच्छा अपनी इच्छा से कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करे जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। तो ऐसे किसी साधन का प्रयोग करके वो उस कार्य को कर रहा है जिस साधन का प्रयोग करने का उसका अपना आशय था, उसी का वो प्रयोग करना चाहता था। या उन साधनों द्वारा कारित करता जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। तो उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति अगर तलवार से किसी व्यक्ति पे हमला कर देता है, किसी व्यक्ति का हाथ काट देता है, तो यह बात जानता था कि इस तलवार से उस व्यक्ति को चोट कारित होगी या उसका हाथ कट जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? स्वेच्छा उपहति कारित करता है, ऐसा कहा जाएगा। तो स्वेच्छा का मीनिंग समझ में आया होगा कि उन साधनों के परिणाम के बारे में वो व्यक्ति जानता था और वो अपनी इच्छा से उसका प्रयोग कर रहा है। उपधारा 34 में वसीयत है। ये क्या है? बिल। कोई भी बिल होता है, कोई वसीयत दस्तावेज अप्रियत है। बिल के द्वारा क्या होता है कि मृत्यु उपरांत जिस व्यक्ति ने किसी को वसीयत किया, मृत्यु उपरांत उस संपत्ति का बंटवारा उस प्रकार से होगा। उपधारा 35 में महिला की परिभाषा दी गई है। किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। मानव नारी से मतलब है महिला।
चाहे वो किसी भी आयु की हो। उपधारा 36 कहती है सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ क्या होता है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। तो जिसने अभिलाभ प्राप्त किया है वो हकदार नहीं था परंतु उसे मिल गया, तो उसे क्या कहेंगे? सदोष अभिलाभ। जैसे कि किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेना, और जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी की है उस व्यक्ति को सदोष हानि हुई, और जिसने चोरी की है उसको सदोष अभिलाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति क्या है? हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। वैध रूप से हकदार से मतलब है कि वो उस संपत्ति का हकदार था परंतु उससे क्या हुआ है? उसकी सदोष हानि हो गई, वो संपत्ति उससे चली गई। नेक्स्ट है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। जैसे कि अभी समझा था हमने सदोष हानि और सदोष अभिलाभ को समझा था, इसी प्रकार से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने से मतलब है कि उस संपत्ति को वो अपने पास में रखे रखता है, जिसको पता है कि ये सदोष अभिलाभ से प्राप्त हुई है और वो उसको रखे रखता है अपने पास, तो वो क्या है? सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है। और सदोष हानि उठाने से मतलब है कि उस व्यक्ति ने सदोष हानि उठाई है जिसकी संपत्ति उसके पास से चली गई है और वो उसका हकदार था फिर भी उसके पास से वो चली गई। जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी के बाद में उस व्यक्ति ने जिसने प्राप्त की उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया, और जिसकी मोटरसाइकिल चली गई उसने सदोष हानि उठाई। नेक्स्ट है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इस संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रम से उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। इसका मतलब है कि जो इस संहिता से मतलब है किसका? बीएनएस का। बीएनएस में जो परिभाषित नहीं है और बीएनएस में उनका प्रयोग किया गया है, उनकी परिभाषा अगर कहीं पे किसमें? आईटी एक्ट 2000 में या किसमें दी गई है? बीएनएसएस में अगर परिभाषा दी गई है तो उनके वही अर्थ होंगे जो परिभाषा में दिए गए हैं। तो ये थी हमारी धारा 2 के तहत बीएनएस में परिभाषाएं। प्रथम पार्ट मैंने पहले समझाया था, ये द्वितीय पार्ट था इसका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस कारण से इसको मैंने 2 पार्टों में बनाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, धारा समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।